हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसका नाम है फॉरगॉटन। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.4 और रॉटन टोमेटोज पर ये 82% अलाइव है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जिनसुक और उसकी फैमिली मॉम, डैड और बड़ा भाई यूसुक अपने हाल ही में खरीदे हुए नए घर में शिफ्टिंग के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन न जाने क्यों जिन यहाँ ऐसे बिहेव करता है कि उसे याद ही ना हो कि वो इस गाड़ी में बैठा था। घर पहुंचने पर जिन को वो घर कुछ देखा देखा सा लगता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि जिन अपने बड़े भाई यूसुफ को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, और वो करे भी क्यों ना, क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, स्पोर्ट्स में परफेक्ट, कभी स्मोक या वल्गर लैंग्वेज भी यूज नहीं किया। ऐसे इंसान को तो हर कोई एडमायर ही करेगा ना। और इससे भी बढ़ के वो जिनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। एक साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी टांग को चोट लगने की वजह से वो कुछ लंगड़ा कर चलता था, लेकिन जिन और उसकी फैमिली ने कभी इसको उसकी कमजोरी नहीं माना। स्टोरी आगे बढ़ती है और फैमिली वर्कर्स के साथ मिलकर पूरे घर को सेट करने लगती है। यहाँ हम नोट करते हैं कि आज 5 मई 1997 है। गाइज, ये डेट याद रखिएगा। जिनसुक जब एक बॉक्स लेकर ऊपर जा रहा होता है तो उसे सामने वाले कमरे से कुछ आवाज आती है, जिसे वो अपना वहम मानकर इग्नोर कर देता है और सामने वाले कमरे में यूसुफ के पास चला जाता है। यूसुफ यहाँ बताता है कि सामने वाले कमरे में ऑनर का कुछ सामान बाकी है, जिसे वो कुछ दिनों में आकर ले जाएगा। तब तक उन दोनों भाइयों को ये कमरा शेयर करना पड़ेगा। तभी यूसुफ की माँ उसे नीचे हेल्प के लिए बुलाती है, जिस पर यूसुफ नीचे चला जाता है। अब जिन और एक वर्कर मिलकर रूम सेट करने लगते हैं कि तभी उस वर्कर के हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिस पर जिन उसकी हेल्प करने जाता है तो वो जिन से एक अजीब सवाल पूछता है। वो जिन से यूसुफ की एज के बारे में पूछता है। इससे पहले कि जिन को जवाब दे पाता, यूसुफ आकर उस वर्कर को नीचे भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है रात डिनर टेबल पर, जहां जिन दोबारा अपने डैड से उस ऊपर वाले कमरे के बारे में पूछता है, जहां उसके डैड बताते हैं कि ऑनर का वहां कुछ सामान पड़ा हुआ है, जिसे वो कुछ दिनों तक आकर ले जाएगा, और उसने रिक्वेस्ट किया है कि ऊपर वाले कमरे को कोई भी ना खोले। तभी जिन को सीलिंग से कुछ आवाज आने लगती है। इस सीलिंग के ऊपर ही तो वो अजीब सा कमरा था ना, लेकिन ये आवाज जिन के अलावा और किसी को भी नहीं आती। जिन की मॉम कहती है कि शायद ये तूफान की आवाज होगी, क्योंकि बाहर बारिश भी तो हो रही है ना। तो जिन भी इसे अपना वहन मान लेता है और डिनर कंप्लीट करता है। गाइज, यहाँ मैं बता दूं कि जिन एक 21 साल का स्टूडेंट है और वो घर पर रह के ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है। उसे नर्वस डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशंस होते रहते हैं, जिसमें उसकी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उसके अलावा वो मेडिकेशन भी ले रहा है। सीन शिफ्ट होता है रात बेडरूम में, जहाँ यूसुक और जिनसुक सोने के लिए जा रहे होते हैं। यूसुक तो फौरन ही सोने चला जाता है, लेकिन जिनसुक वो लेटकर सॉन्ग सुनने लगता है। तभी उसे सामने वाले रूम से आवाज सुनाई देती है। वो हेडफोन उतारकर चेक करता है तो कुछ भी नहीं था, तो वो दोबारा सॉन्ग सुनने लगता है। लेकिन जब उसे दोबारा आवाज आती है तो वो इस दफा जाकर देखने का फैसला करता है। जिनसुक उस सामने वाले रूम का डोर खोलने ही वाला होता है कि तभी यूसुक उसके कंधे पर आकर हाथ रख देता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है, और जिन को अपने साथ वॉक पर ले जाता है। तभी हम डोर के नीचे से एक साया हिलता हुआ देखते हैं, यानी ये जिन का वहम तो नहीं था। वॉक करते हुए यूसुक को डैड की कॉल आती है कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसको यू अकेले ही देने जाने लगता है, और जिनको वही ठहरने को बोलता है। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुंचता है कि एक ब्लैक वैन में कुछ लड़के आकर यू को मारने लगते हैं और उसे घसीटकर वैन में बिठाकर ले जाने लगते हैं। जिन यू को बचा तो नहीं पाता, मगर हाँ, वो गाड़ी का नंबर जरूर नोट कर लेता है। तभी वो घर आकर मॉम और डैड को यूसुफ के किडनैप होने के बारे में बताता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जिन को होश आता है तो वो डिटेक्टिव से मिलता है। डिटेक्टिव्स उससे कल रात के बारे में सवाल करते हैं, जिस पर जिन बताता है कि वो किसी का चेहरा तो नहीं देख पाया, मगर हाँ, उसने गाड़ी का नंबर जरूर देख लिया था। डिटेक्टिव्स जब गाड़ी का नंबर चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि पूरी कंट्री में ये किसी भी गाड़ी का नंबर नहीं है, यानी ये जिनकी कोई गलतफहमी ही होगी। खैर, वो उस दिन के लिए तो चले जाते हैं और यूं ही काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन यूं की कोई खबर नहीं आती। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ जिन को उस सामने वाले कमरे से दोबारा आवाज आने लगती है, लेकिन इस दफा उस रूम का डोर खुद ही खुल जाता है और कुछ जिन के रूम की तरफ आने लगता है। जिन ये देखकर डर जाता है और खुद को बिस्तर में छुपा लेता है, लेकिन तभी उसके रूम का दरवाजा बंद होता है और सब खामोश हो जाता है। जिन को लगता है जो भी था वो वापस चला गया है। जैसे ही वो बिस्तर से मुंह निकालता है, तभी एक एंटिटी उसे हॉन्ट करने लगती है, और तभी उसका नाइटमेयर खुल जाता है, यानी वो सपना देख रहा था। इससे पहले जिन कुछ समझ पाता, तभी रूम का डोर खुलता है और उसकी मॉम, डैड और भाई यूसुफ कमरे में आ जाते हैं। यानी यूसुफ आज 19 दिनों के बाद घर वापस लौट आया था। जिन यू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और यहाँ हमें मालूम होता है कि यू को पिछले 19 दिनों का कुछ भी याद नहीं। सीन यहाँ से रात में शिफ्ट होता है, जहाँ जिन यू से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे उस रात बचा नहीं पाया था।
खैर वो दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात में जिन की आंख खुलती है और वो देखता है कि यू अपने बिस्तर पर नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में था तो वो वापस सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो यू अपने बिस्तर पर ही था। जिन किचन में जाकर अपनी मेडिसिन लेने लगता है, लेकिन वो मेडिसिन उसके हाथ से गिर जाती है। इससे पहले कि वो मेडिसिन निकाल पाता, यू आ जाता है और वो दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। जिन यहाँ उसे कल रात के बारे में पूछता है कि वो रात को कहाँ गया था, जहाँ यू उसे कहता है कि ये जरूर उसका वहम है क्योंकि वो तो कल रात सो ही रहा था। खाना खाने के बाद यू अपने काम पर जाने लगता है, जहाँ जिन नोटिस करता है कि यू गलत पाँव से लंगड़ा कर चल रहा है। फ्रैक्चर तो उसकी लेफ्ट टांग में था ना, तो वो राइट टांग से कैसे लंगड़ा कर चल रहा है। जब जिन यू से पूछता है तो यू को लगता है कि शायद जिन उसका मजाक उड़ा रहा है। खैर जिन भी इसे सीरियस नहीं लेता और सीन शिफ्ट होता है अगली रात पर, जहाँ यू सोने के लिए जा रहा होता है और जिन स्टडी टेबल पर पढ़ रहा होता है। खैर उसकी वहीं आंख लग जाती है और वो सो जाता है। यू उठता है और जिन के पास आता है। वो जिन के पास पड़ी पेन से चेक करता है कि यू गहरी नींद में सो रहा है कि नहीं, और जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि जिन सो रहा है, वो चला जाता है। तभी जिन की आंख खुलती है और वो यू का पीछा करने लगता है। यू को शक तो होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वो जिन को पकड़ता नहीं। खैर वो गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। तभी जिन भी एक टैक्सी करवाता है और यू का पीछा करने लगता है। वो एक वीरान मार्केट में आकर रुकता है और जिन भी वहां से उसका पीछा करने लगता है। तभी वो यू को उन दो डिटेक्टिव से मिलता हुआ देखता है जो यू की किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो यू को बॉस कह रहे थे। तभी यू एक घर में चला जाता है और जिन उसका पीछा करते हुए उस घर में चला जाता है। यहाँ आकर यू गायब हो जाता है। यानी ये जिन के लिए ट्रैप था। वो शुरू से ही जानता था कि जिन उसका पीछा कर रहा है और उसने ये सारा का सारा ट्रैप जिन के लिए रखा था। खैर तभी वो दो डिटेक्टिव्स आकर जिन को पकड़ने लगते हैं, मगर जिन किसी तरीके से खुद को बचा लेता है और वहां से भाग जाता है। जिन अपनी जान बचाने के लिए एक गली में छुप जाता है, लेकिन यू वहां आकर जिन को बेहोश कर देता है। अगली सुबह जब जिन की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी स्टडी टेबल पर पाता है जहाँ वो कल रात सो गया था। क्या ये उसका सपना था या हेलुसिनेशन, वो इसमें फर्क नहीं कर पाता। वो कमरे में देखता है तो यू भी वहीं सो रहा होता है। वो भागकर वॉशरूम में चला जाता है। यू जब आकर जिन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो जिन उसे कन्फ्रंट करता है कि तुम कल बाहर गए थे और तुमने पेंसिल से चेक किया था कि मैं सो रहा हूँ या नहीं। यू इस चीज से डिनाई करता है और कहता है कि ये जरूर तुम्हारा कोई वहम है। लेकिन जिन इस दफा पक्का था, उसे कंफर्म था कि उसने यू को बाहर जाते देखा है, ये कोई सपना नहीं हो सकता। वो जिन को ये भी याद दिलाता है कि कल उसने मेडिसिन नहीं ली, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, और हमें तभी वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जिन के हाथ से वो मेडिसिन गिर गई थी। इससे पहले कि वो मेडिसिन को उठाता, यू आ जाता है और वो यू के साथ नाश्ता करने लगता है। तो क्या मतलब ये सारे उसके हेलुसिनेशंस थे? खैर जिन को भी लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है क्योंकि उसने मेडिसिन नहीं ली, और वो यू की बात मान जाता है। यू जब काम पे जा रहा होता है तो जिन उसे जाते हुए विंडो से देखता है, जहाँ वो दोबारा लंगड़ा कर चल रहा होता है, जिससे जिन को ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये जरूर कोई नाइटमेयर ही था। तो वो स्टडी टेबल पर जाकर दोबारा से पढ़ने लगता है, जहाँ उसे पेंसिल की निब नजर आ जाती है, जिससे उसे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये कोई नाइटमेयर नहीं था, क्योंकि यू ने इसी पेंसिल से चेक किया था कि जिन रात सो रहा है या नहीं। थोड़ी देर और जिन को सोचने पे ये भी याद आ जाता है कि उसने तो यू को बताया ही नहीं कि वो कल रात टैक्सी से गया था, तो उसे कैसे मालूम हुआ कि वो रात टैक्सी से गया था। यानी वो जो भी था कल रात, वो कोई सपना नहीं था, वो एक हकीकत थी। वो ये सब कुछ नीचे आकर अपनी माँ को बताता है और बाकी किसी और को बताने से मना करता है। उसे लगता है कि यू उसका असल भाई नहीं है, और वो कहता है कि वो आज रात दोबारा यू का पीछा करेगा ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है दोबारा जिनके कमरे में, जहाँ उसे दोबारा उस सामने वाले कमरे से आवाज आने लगती है, मगर इस दफा वो जाकर चेक करने का फैसला करता है। वो एक हथियार पकड़ता है और दरवाजा खोलता है, जहां उसे यू की लाश नजर आती है। वो घबरा कर फौरन उठ जाता है, यानी वो दोबारा से हेलुसिनेट करने लगता है। वो नीचे आकर जब पानी पीने लगता है तो उसे अपनी माँ की कुछ आवाज आती है, जहाँ पे वो जान पाता है कि उसकी माँ भी यू के साथ मिली हुई है। वो यू को आगाह कर रही होती है कि जिन को उस पर शक हो गया है और उन्हें अब चौकन्ना रहने की जरूरत है। लेकिन जिन यहाँ पर गलती से आवाज कर बैठता है, जिसे उसकी माँ को शक हो जाता है कि कोई उसकी आवाज सुन रहा है। लेकिन जिन छुप जाता है और उसे नहीं मालूम होता कि जिन ने उसकी सारी बात सुन ली है। लेकिन फिर भी वो एक दफा कंफर्मेशन के लिए उसके कमरे में जाकर चेक करने की बात करती है, जो कि जिन भी सुन लेता है, और वो खिड़की के जरिए कमरे में जाने की कोशिश करता है। खिड़की का दरवाजा बंद होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से उसे खोलकर अंदर जाकर लेट जाता है। जिनको बेड पर देखकर उसे तसल्ली तो होती है और वो रूम से बाहर चली जाती है। रूम से बाहर जाकर वो यू से कहती है कि उसे घर जल्दी आना चाहिए। जिन ये सब सुन लेता है और खिड़की से भाग निकलता है। अभी वो घर से बाहर ही निकल रहा होता है कि उसके डैड आ जाते हैं, लेकिन वो अपने डैड को ट्रस्ट नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। उसकी माँ उसको पकड़ने के लिए किसी को पीछे भेजती है, लेकिन वो भागकर किसी तरीके से भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जिन वहाँ जाकर सब कुछ बताता है, जिसपे पुलिस हैरान हो जाती है। वो जब जिन से उसकी बर्थ डिटेल्स चेक करते हैं तो वो अपनी एज बताता है 21 ईयर्स। तो गाइज यहाँ खुलता है पहला खुलासा। जिन यहाँ बताता है कि वो 21 साल का है, जिसपे पुलिस उसे कहती है कि वो 21 साल का नहीं 41 साल का है। यानी ये 5 मई 1997 नहीं बल्कि 5 मई 2017 है, यानी 20 साल के बाद। जिन ये सुनकर पागल हो जाता है।
लेकिन तभी वो खुद को जब शीशे में देखता है तो उसे एक 41 साल का बूढ़ा आदमी नजर आता है। यानी पुलिस वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो हैरान रह जाता है और तभी घर वापस लौट आता है। वो घर आकर उसी बंद कमरे की तरफ चल देता है जहाँ उसे यू, उसकी माँ और उसका बाप मिलते हैं। वो उनसे पूछता है कि वो कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं। तो गाइस यहाँ खुलता है पहला बड़ा क्लाइमैक्स। यू यहाँ स्टोरी सुनाता है कि 20 साल पहले यहाँ इसी घर में इसी कमरे में 2 कत्ल हुए थे, एक माँ और एक बेटी का। इस केस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने कातिल को बहुत ज्यादा तलाश करने की कोशिश की मगर कातिल का कुछ पता नहीं चला और आहिस्ता आहिस्ता ये केस नजरों से हट गया। तभी विक्टिम की फैमिली ने इस केस को प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करवाने का फैसला किया और इस तरह ये केस यू के पास आया। यू ने इस केस को 1.5 साल तक इन्वेस्टिगेट किया और फाइनली उसे मालूम हो गया कि जिन ने वो दोनों कत्ल किए थे। उसने जिन से कत्ल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने की बहुत कोशिश की लेकिन जिन को ये याद ही नहीं था कि ये कत्ल उसने किए हैं। तभी यू एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेने का सोचता है जिसपे साइकोलॉजिस्ट उसे बताता है कि जिन की लाइफ भी ट्रॉमेटिक थी और जिन को 21 साल के बाद की कोई भी बात याद ही नहीं। यानी 21 साल के बाद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसके ट्रॉमा से उसकी सारी पुरानी याददाश्त मिट गई। तभी यू ये प्लान बनाता है ताकि वो जिन से तमाम कत्ल के बारे में डिटेल्स निकलवा सके। वो जिनको हिप्नोटाइज करके 21 साल पहले की तमाम डिटेल्स निकलवाते हैं और बाद में बिल्कुल एक ऐसा ही सीन क्रिएट करते हैं जैसी मेमोरी उसको याद थी। यानी वो पहला गाड़ी वाला सीन जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ नए घर की शिफ्टिंग के लिए जा रहा होता है। यहाँ हमें समझ आता है कि क्यों जिनको याद नहीं था कि वो इस गाड़ी में कब बैठा है। और घर के शिफ्टिंग करते हुए वो वर्कर जब जिन से यू की एज के बारे में पूछता है वो भी इसीलिए पूछता है क्योंकि जिन बेसिकली यू से बड़ा दिख रहा था। उस ऊपर वाले कमरे में ऑनर का कुछ सामान नहीं था बल्कि वो क्राइम सीन था जिसको बंद किया गया था, जिसको वो दोबारा रिक्रिएट करना चाह रहे थे ताकि जिन की सारी याददाश्त वापस आ सके। तभी यू उस रात जिन को वॉक पर लेकर जाता है और डैड के कॉल करने पर खुद अकेला वापस आने लगता है ताकि जब जिन वापस आए तो वो वापस सारा सीन रिक्रिएट कर सके। लेकिन उस दिन एक वैन आकर यू को पकड़ कर ले जाती है जो कि बेसिकली पुलिस वाले होते हैं और यू को किसी पुराने केस में पकड़ने के लिए आए होते हैं। 19 दिन तक यू को वो जेल में रखते हैं और उसके बाद यू वापस निकल आता है। यू निकलते ही एक ही बात करता है कि उसे दोबारा जिन से वो सारी डिटेल्स निकलवानी है। इससे पहले कि वो दोबारा सब कुछ प्लान करके जिन से डिटेल्स निकलवा पाता, जिनको उस पर शक हो जाता है और बात यहाँ तक आ पहुंचती है। गए सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है गाड़ी में जहाँ यू जिन को सब कुछ बता रहा होता है। जिन यहाँ कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सच होगी, वो कत्ल भी हुए होंगे लेकिन सच ये है कि मैंने वो कत्ल नहीं किए, और वो ये कहकर गाड़ी से छलांग लगा देता है। खैर यू अपनी गाड़ी को घुमाता है और वो जिन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन यू की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिन बच जाता है। इससे पहले कि जिन भाग पाता एक गाड़ी आकर जिन को भी टक्कर मार देती है जिससे जिन बेहोश हो जाता है और उसकी आंख खुलती है अगले दिन हॉस्पिटल में। तभी यू उसके सामने आता है और अब वो फाइनली उसको जहर देने लगता है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि शायद जिनको कभी भी ये याद नहीं आएगा कि उसने वो दोनों कत्ल क्यों किए थे। और गाइस यहाँ पे हमें मालूम होता है कि जिन को याद आ जाता है कि उस दिन क्या हुआ था और उसने वो कत्ल क्यों किए थे। तो गाइस यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 1997 का, जहाँ जिन उस दिन उस गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ नए घर की शिफ्टिंग के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी मॉम और उसके डैड की डेथ हो जाती है और उसके पास सिर्फ एक भाई बचता है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। लेकिन उस टाइम पर साउथ कोरिया की इकोनॉमी गिरी हुई होती है और कोई काम नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर होती है जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके से अपने भाई का इलाज नहीं करवा पाता। वो हर एक ऑप्शन ट्राई करता है लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से पैसे ना होने की वजह से उसके भाई का इलाज नहीं हो पाता। एक दिन उसके भाई का डॉक्टर उसे रिकमेंड करता है कि कुछ डार्क वेबसाइट्स हैं जहाँ पर उसे अप्लाई करना चाहिए, हो सकता है उसे कोई इलीगल काम मिल जाए और उससे उसको पैसे मिल जाए ताकि वो अपने भाई का इलाज करवा सके। जिन इस चीज को सीरियस लेता है और वो उस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करता है। वो कहता है कि वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो एक अननोन पर्सन उसे उस वेबसाइट से एक औरत की किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देता है और बदले में उसे मुंह मांगी कीमत देने का वादा करता है। जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो इस मर्डर के लिए मान जाता है। उस रात वो इस घर में आता है, उसे बाहर से चाबियां मिलती हैं। वो घर खोलकर जब अंदर एंटर होता है तो वो औरत एक बच्चे के साथ सो रही होती है। जिनका दिल कांप जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ये मर्डर नहीं करेगा और वो वापस जाने लगता है। जैसे ही वो वापस जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो वो औरत जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद उसका हस्बैंड आ गया है, जिसमें वो जिन और उसके हाथ में खंजर देकर घबरा जाती है और चीखने लगती है। जिन उसे कहता है कि खामोश हो जाओ, वो जा रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। इस पर वो औरत खामोश हो जाती है लेकिन इससे पहले कि जिन वापस जा पाता उसकी बेटी जाग जाती है। जिन उसे खामोश होने का कहता है लेकिन वो लड़की डरकर ऊपर भाग जाती है। जिन उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी गलती से वो खंजर उस लड़की को जा लगता है जिसपे उस लड़की की डेथ हो जाती है। उसकी माँ ये देखकर घबरा जाती है और चीखने लगती है और जिन उसको भी कत्ल कर देता है। जिन जब
वापस जाने लगता है तो उसको हॉल में लगी हुई फैमिली फोटो नजर आती है, जहाँ पर उसे मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ डॉक्टर ने करवाया है। वो औरत डॉक्टर की वाइफ थी और वो लड़की डॉक्टर की बेटी। तभी वो छोटा बच्चा भी जाग जाता है और वो जिन से आकर उसकी माँ और उसकी बहन के बारे में पूछता है, जिस पर जिन उसे वापस उसके कमरे में भेज देता है और उस घर से निकलकर सीधा डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से वजह पूछता है। लेकिन तब तक डॉक्टर का बेटा उसे बता चुका होता है कि माँ के साथ बेटी का भी कत्ल हो चुका है। डॉक्टर ये सुनते ही पागल हो जाता है और जिन से हाथापाई करने लगता है, लेकिन हाथापाई में वो गलती से खुद ही बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो ये जरूर बता जाता है कि उसने अपनी वाइफ के नाम पर बहुत ज्यादा पॉलिसीज ली थी और उसने ये सब कुछ इसलिए प्लान किया था ताकि वो अपनी वाइफ को मारकर ढेर सारा पैसा ले सके और वो और उसके बच्चे अच्छी जिंदगी गुजार सकें। पैसे न होने की वजह से कुछ दिन बाद ही जिन का भाई भी मर जाता है। कत्ल के बोझ और भाई के जाने की वजह से जिन अपना मानसिक संतुलन खो देता है और तभी उसकी याददाश्त चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा हॉस्पिटल में, जहाँ यू अभी भी जिन से कातिल के बारे में पूछ रहा होता है और जिन उसे नहीं बताता। वो बस उसे ये कहता है कि वो विक्टिम की फैमिली से माफी मांगना चाहता है। तभी यू बताता है कि वो वही बच्चा है जिसको जिन ने उस दिन छोड़ दिया था और उसकी सारी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था कि वो किसी भी तरीके से अपनी माँ और अपनी बहन के कातिल को ढूंढना चाहता था और कातिल से कत्ल की वजह पूछना चाहता था। उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये तो मालूम हो गया था कि उसके बाप ने उसकी माँ के नाम पर काफी ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई थी, जिस पर उसे शक था कि शायद उसके बाप ने ही उसकी माँ के मरने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन वो किसी भी तरीके से ये बात जिन के मुंह से सुनना चाहता था। लेकिन जिन यहाँ समझ आता है कि अगर वो ये सच्चाई यू को बता देगा तो शायद यू ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो ये बात उसे नहीं बताता। वो बस उससे माफी मांगता है और वो यही कहता है कि ये सारे कत्ल उसने खुद के लिए ही किए थे। यू वो पॉइजन वाला इंजेक्शन वहीं फेंककर कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन जिन अब तक अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, वो इंजेक्शन उठाकर खुद ही खुद को लगा लेता है और मर जाता है। और दूसरी तरफ यू भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है और वहीं मर जाता है। शूट गाइस, यहाँ पर कहानी खत्म होती है। गाइस बेसिकली ये कहानी दो टीनेजर्स की थी। एक अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ करता है और दूसरा अपनी फैमिली के मर जाने के बाद इंसाफ के लिए सब कुछ करता है। गाइस यहाँ पर असल कल्प्रिट तो वो डॉक्टर था, जो ना तो अपनी वाइफ के साथ और बेटी के साथ वफादार था और ना ही अपने प्रोफेशन के साथ। उसने अपनी वाइफ के मर्डर को प्लान किया और बाद में इस गंदे दलदल में जिन को भी साथ धकेल लिया, जिससे उसकी बीवी और बेटी का तो कत्ल हुआ और उसके बेटे की भी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। गाइस ये वन टाइम बिंज वॉच के लिए बहुत अच्छी मूवी है। थ्रू आउट द मूवी सस्पेंस बरकरार रहता है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।